प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रागैतिहासिक कला को देख रहे हैं विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे, कला का अर्थ हमने पढ़ लिया है, प्रकार भी उसके पढ़ लिए हैं, और हम देखेंगे आज प्रागैतिहासिक कला अर्थात पाषाण युगीन कला क्या थी और कैसी थी। तो हम ये देखते हैं कि जो मानव जो सभ्यता है उसका पहला सोपान या पहली सीढ़ी प्रागैतिहासिक युग को ही माना जाता है। संस्कृति और सभ्यता के विकास क्रम को मुखर करने वाले प्रागैतिहासिक युग में जो भी तत्व प्राप्त हुए हैं वे सभी पाषाण निर्मित हैं, अर्थात पत्थर से बनाए गए हैं। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने, अधिकांश विद्वानों ने इस युग को पाषाण युग की संज्ञा भी दी है। तो इस युग को हम मोटा मोटा 3 युगों में इसको हम बांटते हैं, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव या उत्तर पाषाण युग भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो जो पूर्व पाषाण युग है विद्यार्थियों, इस काल में जो मनुष्य था या मानव था वो बर्बर था, नितांत जंगली था, बर्बर था। उसके पास कोई भी जीवन यापन करने के साधन नहीं थे, कोई भी सभ्यता नहीं थी, कोई भी उस समय संस्कृति का भी कोई विकास नहीं हुआ था। ठीक है। तो वह कैसा जीवन व्यतीत करता था? एक आर्किटेक्ट का अर्थात एक शिकारी का जीवन वो व्यतीत करता था। कंद मूल फल और जानवरों का शिकार ही उसके जीवन यापन के माध्यम थे। उसी से वो अपने और अपने परिवार के उदर की पूर्ति करता था, अर्थात पेट भरता था। ये कहाँ, नदी तट और पर्वत कंदराओं में रहता था, वही उसका आश्रय स्थल थी। भोजन और आवास के लिए उसे अत्यंत कठिन संघर्ष करना पड़ता था जिंदा रहने के लिए। सभ्यता के अभाव में उदर पोषण के लिए जो शिकार करना था वो अत्यंत ही जोखिम का कार्य था, क्योंकि कभी कभी जिसका शिकार करते थे उल्टा शिकारी ही शिकार हो जाता था, ऐसा भी होता था। परंतु ईश्वर ने मनुष्य को कुछ ऐसा बनाया है कि उसे एक ऐसा विवेकशील प्राणी बनाया है, अन्य जीवों से अलग उसे बुद्धि ऐसी प्रदान की है कि उसने धीरे धीरे इस कला के प्रमाण प्रस्तर युग से ही देने प्रारंभ कर दिए थे, अपनी बौद्धिक कला के प्रमाण। तो उसके शिकार के लिए जो पत्थर के हथियार थे और उसी से उसने औजार बनाए। कुछ औजार, ये हथियार अत्यंत ही भद्दे और बेडौल थे और उन जानवरों के जीवावशेषों के साथ या जीवाश्मों के साथ उपलब्ध हुए हैं जो वर्तमान काल में मौजूद वो जानवर नहीं देखे जाते हैं। तो इन जो पाषाण उपकरण है या आयुध हैं अर्थात हथियार हैं उसके पत्थर के, उससे ही उसकी कला का ज्ञान हमको होता है। तो भारतवर्ष में अगर हम देखें तो पूर्व पाषाणकालीन स्थलों में कुछ स्थान मद्रास, बंबई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद और विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ये स्थान ज्यादातर पाए जाते हैं। इन सभी स्थानों में अनेक प्रस्तर आयुध प्राप्त हुए हैं। आयुध निर्माण की मानव की बौद्धिक चेतना की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस संसार में जब मानव का पदार्पण हुआ उस समय उसने आयुध निर्माण जो किया वो उसकी बौद्धिक चेतना की का एक प्रमाण है। तो इस हथियार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे वे लोग, जिसमें स्फटिक जिसको क्वार्टजाइट भी कहते हैं, सिकतास्म जिसे सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर भी कहते हैं, स्टिकीज जिसे लैटराइट कहा जाता है, और श्वेत स्फटिक अर्थात चालसेडनी और पट्टिताश्म आदि प्रमुख प्रकार के पाषाण है जिनसे उसने विभिन्न प्रकार के आयुध तैयार किए अपने जीवन जीने के लिए। यही उसकी कला का, प्राचीनतम कला का यही उसके प्रमाण है। तो इनमें से अनेक प्रकार के औजार मानव ने बनाए, जिसमें हैंड एक्स जिसे मुष्टि छुरा या मुट्ठी में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी कह सकते हैं, मुष्टि छुरा या हैंड एक्स कह सकते हैं। चॉपर, तो चॉपर काटने वाटने का, शिकार को कट करने का जो यंत्र था वो उसने पत्थर से बनाया जिसे चॉपर कहा गया। और खुरचन यंत्र जिसे स्क्रैपर कहा गया है, जिसे खुरचना होता था। और फलक जैसे ब्लेड की तरह धारदार होते थे, जैसे आजकल हम चाकू का प्रयोग करते हैं, उस तरह पत्थर के फलक बनाए गए। कोर का अर्थ होता है गुदा, बीच का जो है उसको निचला करके कोर बनाए गए। और क्लीवर, डिस्क आदि प्रमुख हैं। तो इसमें से आपको ये बता दे रहे हैं कि ये देखिए पूर्व पाषाण काल के उपकरण हैं जिन्हें ये हैं आपके ये कोर है
और ये ब्लेड प्रकार के उपकरण है, ये पेबुल प्रकार के उपकरण है। तो प्रागैतिहासिक मानव ने हथियार बनाने के लिए किन किन टेक्निक्स का प्रयोग किया था, तकनीकों का या प्रविधियों का प्रयोग किया था, इसकी जानकारी नहीं मिलती है, परंतु औजारों के रूपों को देखकर ये कल्पना की जा सकती है कि उसने औजारों के प्राप्त, ये कहा जा सकता है कि जो स्फटिक है, स्फटिकाश में या क्वार्टजाइट नमक पत्थर था, उससे ही अन्य पत्थरों को काटने छाटने का काम लिया जाता रहा होगा। एक बड़े पत्थर से दूसरे पत्थर पर आघात करने से एक नुकीला उपकरण बन जाता था तथा उस पत्थर की कुछ छोटी बड़ी कतरने भी बच जाती थी। तो ये दोनों ही रूप पूर्व पाषाण युगीन स्थानों से उपलब्ध होते हैं, अर्थात कतरने भी उपलब्ध होते हैं, और उन्हें भी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने इन रूपों को क्रमशः वाशी और शिली नाम दिया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मद्रास के उत्तर में कुरनूल नामक स्थान से स्टकीजिया लेटराइट नामक पत्थर उपलब्ध हैं, पत्थरों के उपकरण उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत की कोरतलाल घाटी के बदमदुरा नामक स्थान से पूर्व पाषाणकालीन सामग्री के 3 रूपों के विकास में के द्वारा मतलब उसकी विकसित जो है वो स्थिति प्राप्त होती है। विकास के 3 रूपों को स्पष्ट करते हैं। मद्रास के चिंगलपुट जिले के अतिमपक्कम नामक स्थान से भी प्रस्तर हथियारों की संख्या हजारों में उपलब्ध हुई है। इसके अतिरिक्त धारवाड़ जिले के मलप्रभा नदी के तट पर स्थित ख्याद नामक स्थान पर, हैदराबाद में पैठड़ के निकट मुंगी नामक स्थान पर, और पश्चिमी पंजाब की सोहन नदी की घाटी तथा इसी घाटी की ये आपके पिंडी घेब नामक स्थान पर ये महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणकालीन सामग्री उपलब्ध होती है। इस सामग्री के अनुसंधान का अगर सर्वाधिक श्रेय किसी को दिया जाता है, जो कि 1935 ईस्वी में इसका कार्य प्रारंभ हुआ, उनका नाम है श्री डी टेरा के साथ में बाद में पीटरसन ने भी काम किया। तो डी टेरा और पीटरसन ने पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर कला को हमारे समक्ष या मानव के समक्ष लाया। तो इन उपलब्ध हथियारों का विकास की दृष्टि से 3 प्रकारों में बांटा गया है: पेबुल उपकरण, कोर उपकरण और फलक उपकरण। तो ये मैंने कुछ चित्र बनाए हैं आपके लिए। पेबुल उपकरण देखिए, गोल या कुछ टेढ़े मेढ़े लुढ़कते हुए जो नदियों में पत्थर चिकने हो जाते हैं, उन्हें पेबुल उपकरण कहते हैं। तो मानव ने सर्वप्रथम पेबुल उपकरणों का ही उपयोग किया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि तब उसकी कला विकसित नहीं होती थी। तो ये गोलाकार भी हो सकते थे, अर्धचंद्राकार, या उनमें से कोई एक तरफ आयताकार या दूसरी तरफ अर्धचंद्राकार भी इनका शेप हो सकता था। इनसे वह जानवरों को का शिकार करता रहा होगा। और कभी कभी एक पत्थर जब टूट जाता था तो उसका जो नुकीला भाग है वो बाहर आ जाता था, तो उस पर उसने अपनी बुद्धि लगाई और उससे पत्थरों को तोड़कर नुकीला आदि करके उसने शिकार करना प्रारंभ किया। तो इसी तरह कोर अर्थात गूदा, ये देखिए गोल पत्थर को तोड़ा गया तो इधर ये नुकीला हो गया, इधर की कतरन निकल गई, इधर की कतरन निकल गई, इधर अब ये कतरने ही फलक या ब्लेड का काम करने लगी, अर्थात काटने, खुरचने और काटने आदि का काम इनसे लिया जाने लगा। तो 3 प्रकार के हमको उपकरण उपलब्ध होते हैं जिनसे कि मानव शिकार करता था पूर्व पाषाणकालीन में। तो ये आपने देखा कि जो पेबुल उपकरण है ये सोहन घाटी से ज्यादातर प्राप्त हुए हैं, और इनको चॉपर उपकरण का जो है वो विशाल वृक्ष स्क्रीपर तथा कोर पर बने विशाल का स्क्रीपरों को चॉपर कहते हैं। कोर पर चॉपर बनते थे, पेबुल उपकरण होते थे, और जो कोर को गूदा बोलते हैं, और मुष्टि छुरे जो हैंड एक्स होती है वह ऐसे ही उपकरण हैं जैसे कोर है, अर्थात मुट्ठी में पकड़कर मारने वाले या उनसे शिकार करने वाले। फलक उपकरण से खुरचन यंत्र, हथियार, कोर और फलक दोनों प्रकार से प्राप्त होते हैं। मुष्टि छुरा भी, क्लीवर आदि इसी से बनते थे, फलक उपकरण से, या ब्लेड या इससे काटने और छीलने आदि का काम लिया जाता था शिकार का। पूर्व पाषाणकालीन छात्रों मानव सभ्यता का आदिकाल था, अतः तत्कालीन मानव की समस्त बौद्धिकता, कला प्रियता, सौंदर्य चेतना या भावाभिव्यंजकता का आकलन हमें इन्हीं अनगढ़े प्रस्तर खंडों से ही करना होगा। ठीक है, चतुर्दिक विषमताओं से जूझता हुआ, चारों तरफ विपत्तियां और विषमताएं उसके थी,
तो ऐसा साधन विहीन मानव आदि कला मानव जो है वह कला साहित्य और विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकता था। परंतु सभी क्षेत्रों में विकास श्रेणियों का अध्ययन करते समय हम पूर्व पाषाण काल के उन प्रस्तर खंडों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं जो अपने भौडे और भद्दे रूप में भी विज्ञान और मानव की बौद्धिक चेतना के बीज छिपाए हुए हैं। अर्थात इसमें कोई बहुत कलाकारी नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन उस कला का बीज निश्चय ही इन्हीं भद्दे और भौंडे कलाकृतियों में या पत्थरों में छिपा हुआ है, जो आगे चलकर सुंदर सुंदर हथियारों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। अब दूसरा काल आता है मध्य पाषाण युग। पूर्व पाषाण काल वैसे तो बहुत लंबा है, इसे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, 3 भागों में इसे बांटा जाता है। इस समय तक मानव जंगली, बर्बर और प्रकृति पर ही निर्भर रहने वाला था, गुफाओं में रहता था जंगली जानवरों की रक्षा के लिए, से रक्षा के लिए अपने। फिर आता है मध्य पाषाण युग। असल में मध्य पाषाण युग का जो टाइम है वो बहुत छोटा टाइम है, क्योंकि उसके बाद जल्दी जल्दी मानव की चेतना विकसित हुई और उसने बहुत शीघ्र ही नव पाषाण युग में प्रवेश कर लिया। नव पाषाण युग का वर्णन हम आपको अगले एपिसोड में करेंगे या अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। तो मध्य पाषाण युग में इसको हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। इस समय भी मनुष्य क्या था, अथिटक ही था। वो छोटी छोटी पहाड़ियों पर निवास करता था और कंद मूल फल और शिकार से ही अपने उदर की पूर्ति करता था। इस काल में भी मानव ने अपनी समस्त प्रतिभा को प्रस्तर हथियार बनाने में ही लगाए रखा, क्योंकि उसके पास और ऐसी बौद्धिक चेतना विकसित नहीं हुई थी कि वो घर आदि बनाता या और कुछ बनाता और कलाएं विकसित करता, और उसने प्रस्तर में अवश्य ही कुछ प्रगति कर ली थी। प्रस्तर की कला में भोजन और सुरक्षा 2 ही उद्देश्य थे। इसकी पूर्ति के लिए हथियारों के माध्यम से ही हो सकते थे, परंतु उसकी सौंदर्य चेतना और कला प्रियता निरंतर विकसित हो रही थी। और इस काल के औजार, इसका प्रमाण है इस काल के औजार जिन्हें लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस काल के औजार कला की दृष्टि से पूर्व पाषाण काल से अधिक सुंदर और सुडौल प्रतीत होते हैं। तो इस काल के अधिकांश उपकरण फलक पर निर्मित है। आपने देखा फलक जो है वो ब्लेड की तरह धारदार पत्थर, तो पत्थर को तोड़ने पर कोर अलग होता था, गुदा, और जो छिलके निकलते थे उनसे फलक बनाए जाते थे। तो ज्यादातर फलक से अर्थात तेज धार वाले हथियार इस समय बनाए गए। तो ये सुडौल और इस औजार कला की दृष्टि से पूर्व पाषाण काल से अधिक सुंदर और सुडौल प्रतीत होते हैं। और इस काल के अधिकांश उपकरण जो बनाए गए हैं वो उन्हें हथियारों को एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि पहले से अधिक छोटे हथियार जो उठाने में हल्के हों, ऐसे लघु आकार देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए किसी हत्थे या हैंडल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता था, क्योंकि बहुत छोटे होते थे और इनसे शिकार अकेले हाथ से फेंक के शिकार करना संभव नहीं था। इसलिए इन्हें चाहे लकड़ी के डंडों में, चाहे मरे हुए जानवरों की हड्डियों में, कहीं ना कहीं उनको फिक्स करके इसको इस्तेमाल करते रहे होंगे। ये उपकरण अगेट, जिसको पाल्याश्मी रूप बोलते हैं, गोमेद या चाल से कैमेलियन, जिसको गोमेद कहते हैं, स्फटिक, क्वार्टराइज, क्वार्ट्ज, चकमक या फ्लिंट आदि पत्थरों से बनाए गए हैं। इससे से अगेट से, कैमेलियन से और क्वार्ट्ज नामक पत्थरों से ये छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण बनाए गए हैं। इस काल का प्रमुख उपकरण जो है स्क्रेपर है, अर्थात सर्वाधिक ज्यादा जिसका निर्माण हुआ वो है स्क्रेपर। इसके अतिरिक्त छिद्रर अर्थात बोरर, जिससे बोर करते हैं, छेद करते हैं, छिद्रर, ब्लेड तथा ब्यूरिन आदि भी उपलब्ध हुए हैं। मध्य पाषाण काल के ये जो लघु पाषाण उपकरण हैं यह कहाँ कहाँ, साबरमती नामक स्थान में नर्मदा और गोदावरी की घाटियों में पाए गए हैं। गोदावरी की घाटी में कुछ मृदभांड भी पाए गए हैं जो अत्यंत भौंडे और हाथ से बने प्रतीत होते हैं। आपको बता दें कि इस काल में कुत्ता मानव का सबसे पहला मित्र बना। वो जंगल से आया, मनुष्य के साथ साथ रहने लगा और शिकार करने में भी उसकी मदद करता था, और मानव के द्वारा शिकार किए हुए मांस में जो हड्डियां आदि बचती थी उनको खाकर अपना पेट भर लेता था। और जो कंदमूल फल होते थे, सूखे बेर वगैरह जो होते थे या सूखे फल जंगलों के, उनको एकत्र करने की प्रवृत्ति भी इस युग में
दिखाई पड़ती है। तो इस काल का जो मानव है वह प्राचीन काल के मानव से कुछ बौद्धिक प्रगति अवश्य ही कर गया था। प्रागैतिहासिक कला का भी एक पार्ट बाकी है, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में क्रांतिकारी परिवर्तन हमको दिखाई पड़ते हैं। इस काल में आकर मानव ने बहुत से जीवन यापन के लिए, पहले अभी तक तो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति के दिए हुए ही फल फूल और जानवरों के शिकार से अपना भक्षण करता था और उसी से अपने गिरी कंदराओं में निवास रहना, यही उसका जीवन था। परंतु बौद्धिक जागरूकता के कारण मनुष्य सदैव कुछ न कुछ प्रयोग करने के लिए उसकी बुद्धि प्रेरित करती रहती थी और यही कारण है कि स्पष्टता है कि इस काल में भी मानव ने प्रकृति को अपनी सुविधाओं से ढालने का प्रयास किया। इसीलिए इस काल को, क्योंकि नवीन चेतना इस युग में जागृत हुई मानव की, इसीलिए नव पाषाण युग भी कहा जाता है। उसने कृषि कर्म, इसी काल में कृषि का भी विकास हुआ और उसके कृषि को बढ़ाने के लिए उसने प्रकृति को बाध्य किया। प्रकृति प्रदत्त सामग्री, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, वृक्ष, चमड़े तथा पत्तियों आदि की सहायता से अनेक अपने उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। इन सभी वस्तुओं में तत्कालीन मानव के निरंतर प्रवर्धमान कलात्मक चेतना के स्पष्ट दर्शन होते हैं। तो अभी नवपाषाण युग को मैं अगले वीडियो में थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। अभी यहाँ पर थोड़ा समय कम है, तो इसलिए अभी आज के लिए इतना ही। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ते ही हैं। मेरा वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कोई देखने में आपको रुचि ही नहीं है, तो कृपया इसमें रुचि बढ़ाइए। इससे आपकी कक्षाएं जो आप नियमित या अनियमित जैसे भी रहते हो, आप इन एपिसोडों से अपने सिलेबस के हिसाब से भी इसे आप देख सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। कंपटीशन के लिए भी, चाहे वो नेट की तैयारी हो, चाहे अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो, ये सभी में उपयोगी सिद्ध होता है। इतिहास ऐसा विषय है जो कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास विषय का योगदान अवश्य ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।